हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन की, जिसमें हमने सीखा कि मापन कैसे करते हैं भाई, प्रत्यक्ष मापन क्या है, अप्रत्यक्ष मापन क्या है, और मापन के फलस्वरूप जो मुझे मिलते हैं नंबर, जो मिलते हैं मुझे आंकड़े, उनको राशियों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, मतलब एक संख्यात्मक मान, और उसके साथ में चाहिए होगा मुझे मात्रक। इन दोनों को मिलाकर के हम बनाते हैं राशि। तो मतलब हमने यह भी सीख लिया कि मात्रक क्या होते हैं। इन मात्रकों में भी हमने डिस्कस किया कि भाई कुछ हमारे मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, वो उन्हीं से मिलकर के ये दुनिया भर के जितने सी फॉर्मूले बनी हैं वो सब कुछ उसी फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से बनी है। फिर हमने उसके अंदर में देखा तो आखिर ये नए फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो भाई हमने कहा विमीय सूत्र से बनेगा। विमीय सूत्र को समझा, फिर विमीय सूत्र के जरिए हमने देखा कि नए फॉर्मुलेशन बनना, समीकरणों की सत्यता की जांच करना, प्लस ऐसी भी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी कि भाई अगर कोई भी नया फॉर्म आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, तो उसको विमाओं में कैसे निरूपित कर सकेंगे। फिर हमने देखा कि भाई ये मेजरमेंट तो चल रहा है, मापन तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार मेजरमेंट करने पर मुझे अलग अलग मान दिखाई देता है एक ही चीज का। मतलब जैसे मैंने इस पेन का अगर मैं डायमीटर मेजर करता हूं, इसका व्यास मेजर करता हूं, तो मेरे 4 बार के इसी के व्यास मेजरमेंट में चारों बार अलग अलग नंबर आता है। मतलब क्या होता है भाई कि मैं कभी भी पूर्णतः शुद्ध मान नहीं निकाल सकता, हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटियां, कुछ ना कुछ एरर्स रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां उसके अंदर रह जाती हैं भाई। कभी भी आप पूर्णतः शुद्ध वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब आप कभी भी पूर्णतः शुद्ध वैल्यू नहीं निकाल सकते, कुछ एरर्स रहेंगी, तो जब मैं कोई कैलकुलेशन बनाऊंगा तब तो और समस्या आ जाएगी। कैसे? मैंने इसकी 4 बार मेजरमेंट ली और चारों बार अलग अलग आया, तो मैं किसको शुद्ध कहूंगा? तो मैंने कहा था कि उसमें ले लेंगे एक औसत और उसी औसत मान को शुद्ध कह देंगे। हमारे सामने मुसीबत यह है कि भाई मैंने एक ऐसी कैलकुलेशन की है जिसमें मुझे पता ही नहीं है मैंने किस किस टर्म में गलतियां की थी, मतलब कौन कौन से टर्म्स गलत है। कैलकुलेशन आ चुकी है फाइनल, तो अब उनको कैसे रेक्टिफाई करें, उनको कैसे करेक्ट करें। मतलब जोड़ने में गलती कर दी, घटाने में गलती कर दी, गुणा करने में, प्रतिशत निकालने में, पावर्स लिखे उसमें गड़बड़ी हो गई, कैसे करेंगे इनका निराकरण। तो इसी के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं भाई हम? त्रुटियों का संयोजन, जहां पे हम इसको कवर करेंगे कि भाई ये जो त्रुटियां हो रही हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, उनको कैसे हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे। नेग्लेक्ट तो ना कहूं, मैं ये कह लूं कि कैसे उनको हटा पाएंगे, उनको किस तरीके से मिनिमाइज कर पाएंगे। देखिए हम उसको है ना न्यूनतम कर सकते हैं, खत्म कभी नहीं कर सकते। त्रुटियों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, तो उनको भाई मिनिमाइज किया जा सकता है, न्यूनतम किया जा सकता है। तो भाई ये जो सेगमेंट है, ये जो सेशन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का होता है हमारा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें हम उस करेक्शन को देख रहे हैं। त्रुटियों तक की बात हमने कर रखी है, अब यहां से हम देखने शुरू कर रहे हैं भाई हमारे करेक्शन को। तो करेक्शन करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कि दो ऐसी मात्राएं, दो इस तरीके के यूनिट्स को हमने कवर अप किया है जहां पर वो उसके एरर्स किसमें आए भाई, उनके योग करने में, जोड़ने में एरर आ गया। तो क्या करें भाई, दो मात्राओं के योग में जो त्रुटि है उसको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। क्या होता है देखिए, मान लीजिए दो नंबर्स जिनमें एरर आया डेल ए और डेल बी, राशि कौन कौन है भाई, ए और बी। इनमें जो त्रुटियां आई है, एक में डेल ए आ गया और एक में डेल बी आ गया। क्योंकि जो त्रुटियां आती हैं वो बहुत छोटी सी त्रुटियां आती है, बहुत लार्ज, कुछ बड़े नंबर्स में त्रुटियां नहीं आती भाई, बहुत छोटी छोटी सी मार्जिन्स आती हैं। ये छोटी छोटी मार्जिन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे ए में जो त्रुटि है वो डेल ए की है, बी में जो त्रुटि है वो डेल बी की है। तो मैं ए को लिख लूंगा ए प्लस माइनस ऑफ डेल बी, बी को लिख लूंगा मैं बी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। चलिए मैं ऐसा कुछ मानता हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक नंबर है 26
प्लस माइनस ऑफ 2, और एक दूसरा नंबर है वह है हमारा 30 प्लस माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये दो नंबर्स है। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, a प्लस माइनस ऑफ डेल a, और ये है मेरा b प्लस माइनस ऑफ डेल b। मतलब ये 26 में 2 की गलती है, मतलब मैक्सिमम 2 की गलती, 2 ज्यादा हो सकता है 2 कम हो सकता है। 30 में 3 ज्यादा हो सकता है 3 कम हो सकता है। तो जो मेरा z मिलेगा, तो z भी क्या मिलेगा, z प्लस माइनस ऑफ डेल z। कैसे लिखूंगा, तो 30 और इसको दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 56 प्लस माइनस ऑफ 5 का एरर देगा। कैसे कह दिया भाई, तो मैं ऐसे कह रहा हूं, जरा देखिए, 56 में प्लस माइनस ऑफ 5 का एरर अगर मैं बनाता हूं, तो 56 में से अगर 5 माइनस करता हूं तो 51 हो गया। और अगर इसके अपर लिमिट की बात करूं तो 56 में 5 जोड़ दीजिए, 56 और 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 61। मतलब मिनिमम कितना अंक हो सकता है, ये 51, अधिकतम 61। कब की स्थिति में, तो 26 में से 2 को माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई, 24। और अगर 26 में 2 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 28। मतलब इसमें a का अगर मैं मान कहूं सिंपली कि भैया a का पूर्ण मान कितना होगा, b का पूर्ण मान कितना होगा, z का पूर्ण मान कितना होगा, तो a का जो पूर्ण मान होगा वो कहां से कहां भाई, 24 से लेकर के 28 के बीच में होगा, क्योंकि करेक्शन है 2 पॉइंट का। यहां पर अगर मैं कहता हूं तो इसका मिनिमम हो जाएगा भैया 27, और इसका जो अधिकतम होगा ये हो जाएगा 33। अब आप जोड़ करके देखिए, 24 और 27 51, और 33 और 28 61। मतलब क्या कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी करेक्शन आएगा किसका, प्लस माइनस ऑफ 5 का। मतलब अगर लिखा जाए तो ये देखिए, अगर a प्लस माइनस डेल a है, b है b प्लस माइनस डेल b, तो अगर मैं z निकालूं तो z क्या हो जाएगा भाई, z हो जाएगा a प्लस b, दोनों को जोड़ना ही है। तो z को कैसे लिख सकते हो, z को लिख सकते हो ना z प्लस माइनस ऑफ डेल z, z प्लस माइनस ऑफ डेल z। आइए चलिए अब जरा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकलेगा, क्या निकलती है इसमें त्रुटियां। तो z प्लस माइनस ऑफ डेल z अगर अपन लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई, a प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस b, देखिए यह है हमारा z इक्वल्स टू a प्लस बी। a का मान क्या है भाई, a प्लस माइनस ऑफ डेल a, b का मान क्या है भाई, तो b प्लस माइनस ऑफ डेल b। अब एक काम करता हूं, दोनों में से a और b को एक साथ लिख लूं, तो a प्लस बी, ये a और ये b, ब्रैकेट का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है क्योंकि एडिशन है। और इन दोनों को अगर मैं करता हूं तो क्या बन जाएगा भाई, तो प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस डेल b। एक लाइन अगर और मैं लिखूं यहां पे, तो चलिए एक लाइन और मैं लिखता हूं। मैं सबसे पहले लिखता हूं a प्लस बी, a प्लस बी। इसके बाद ये क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस माइनस ऑफ डेल बी। तो क्यों ना इन दोनों टर्म्स में से प्लस माइनस को बाहर लगा दूं, तो अंदर a प्लस बी मतलब डेल a प्लस डेल बी बचेगा। इसमें क्या किया, प्लस माइनस को बाहर रख लिया, ये कॉमन कर दिया, तो अंदर क्या बचा भाई, तो अंदर बचा डेल a प्लस डेल बी। अब एक बात समझिए, और ये a प्लस बी क्या है भाई, तो a प्लस बी ये है z, a प्लस बी क्या है z, तो इस a प्लस बी की जगह पे क्या रख दिया हमने, z। तो क्या मिल गया मुझे, z इस a प्लस बी की जगह पे z प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस डेल बी, ये वाला टर्म्स एज इट इज रह गया। अर्थात मुझे फाइनल रिजल्ट अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल गया भाई, तो मुझे ये यहां पे जो टर्म मिली है ये मिला है z प्लस माइनस ऑफ डेल z बराबर z प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस डेल b, यही टर्म मिली। ये z से ये z अगर कैंसिल हो गया तो ये प्लस माइनस से ये भी खत्म हो गया, डेल z बराबर क्या मिला, तो डेल a प्लस डेल b मिल गया। मतलब क्या समझ में आता है भाई, कि जो डेल z होगा, यानी जो मुझे z में त्रुटि मिलेगी, वो z में त्रुटि दोनों इंडिविजुअल की होने वाली त्रुटियों का योग होगा। ये दोनों इंडिविजुअल के अंदर होने वाली त्रुटियों का योग है, डेल a प्लस डेल b का योग है, ठीक है ना। तो इससे यह समझ में आता है कि दो मात्राओं में अगर त्रुटि हुई है तो जो फाइनल रिजल्ट में जो त्रुटि आया होगा वो दोनों इंडिविजुअल के मात्राओं में जितनी की त्रुटि आई है उसी का समिशन होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं जरा।
तो हम देखते हैं इन दोनों के जब सबट्रैक्ट करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तब कैसे एरर्स आएंगे, ठीक है ना। जब इनको माइनस करेंगे तब क्या, अगर एरर्स की बात करें तो भाई इसके लिए भी हम कवर करते हैं। तो देखिए सेम चीज है कि a बराबर कितना भाई, तो a बराबर हमने देखा a प्लस डेल ए, और b बराबर हमें पता है कि b प्लस माइनस ऑफ डेल बी, यही है दोनों नंबर्स। तो भाई z बराबर क्या लिखना है मुझे लिखना है z बराबर a माइनस बी। क्यों? क्योंकि इनके सब्ट्रैक्शन में एरर है, अंतर में एरर है, घटाने में एरर आई है। तो z बराबर a माइनस बी, घटा दिया a में से b को। जब हम घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए z प्लस माइनस ऑफ डेल z, जो फाइनल जो त्रुटि होगी उसमें मान लिया कि डेल z की त्रुटि है, तो a की जगह पे, इस a की जगह पर रखिए a, ये a है और ये क्या है, ये b है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहां पे एक छोटी सी चेंज देखने को मिलेगी, वो क्या है जरा देखिए। मैं इसके बाद के नंबर को सॉल्व कर देता हूं। तो इसके बाद के नंबर को अगर मैं सॉल्व करूं तो z प्लस माइनस ऑफ डेल z बराबर a प्लस माइनस ऑफ डेल a माइनस b प्लस माइनस ऑफ डेल b। देखिएगा यहां पे क्या चेंज होगा, थोड़ा सा सेम चीज यहां पे लिखा हुआ, बट मैं स्टेप वाइज आपको एक बार और दिखाता हूं। a और b ये दोनों ब्रैकेट से अगर हम देखें तो क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी, ये तो हो गया a माइनस बी। अब एक बात देखिए भाई, ये है मेरा प्लस माइनस ऑफ डेल a, ये क्या है प्लस माइनस ऑफ डेल a, और यहां पर क्या, ये माइनस इसमें खुलेगा तो ये माइनस प्लस ऑफ डेल बी कर देगा। ये बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, यहीं पर पूरे पिक्चर का ट्विस्टिंग है। क्या, ये माइनस जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये चिन्ह जो प्लस माइनस था वो माइनस प्लस हो गया, ये देखिए। अब क्या करूं भाई, तो फाइनल रिजल्ट तक मुझे पहुंचने के लिए यहां पर मुझे सिंपली जो लिखना है वो ये काम हो जाएगा कि ये a माइनस बी एज इट इज, प्लस माइनस दोनों में दिख रहा है। यहां से अगर मैंने रख लिया क्या भाई, यहां से मैंने प्लस माइनस को कॉमन कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, डेल a, ठीक है। ये अब प्लस को मैंने बाहर कॉमन कर दिया, ठीक है ना, ये प्लस माइनस को बाहर कॉमन में लिया है, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी भाई, यहां माइनस का तो ये प्लस माइनस डेल बी, ठीक है, ठीक है भाई। सॉरी, ये उल्टा हो गया भाई, इसको सेम रखना पड़ेगा, माइनस प्लस ऑफ डेल बी, ठीक है। अब क्या करूं मैं, तो मेरे पास था z प्लस माइनस ऑफ डेल z। अगर यहां से देखूं तो भैया ये जो a माइनस बी है ये क्या है, z बराबर है होता है a माइनस बी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू a माइनस, ठीक है, a माइनस b, और ये प्लस माइनस को मैंने बाहर कर लिया तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, तो अंदर बच जाएगा मेरा डेल a माइनस प्लस ऑफ डेल b। अब क्या करूं भाई, तो ये a माइनस बी को अब हटाता हूं और इसकी जगह पे क्या लिखना है मुझे, यहां पे लिखना है मुझे z। इस z से ये z कैंसिल हो गया, ये अब क्या बच जाएगा भाई, तो ये बच जाएगा डेल z बराबर, ये प्लस माइनस खत्म, डेल a माइनस प्लस ऑफ डेल b। क्या बच गया, डेल a माइनस प्लस ऑफ डेल b, ये बचा, ये जो फाइनल रिजल्ट दिख रहा है। मतलब इनके डेरिवेशंस में कुछ नहीं करना, आपको बहुत नहीं परेशान होना, आपको सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ सेम नंबर्स को लिखिए, ये सबको एक साथ लेकर के आइए। पहला टर्म आपको z बन जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, डेल z वाला टर्म कंपेयर हो जाएगा, डेल z वाला ये कंपेयर होकर के आ गया। नियम क्या कहता है, इन दोनों से क्या समझ में आया, तो समझ में आया जब दो राशियों को संकलित या वैकलित किया जाता है, संकलित मतलब जब जोड़ेंगे, वैकलित मतलब जब घटाएंगे, तो अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है। जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी, डेल जेड आएगा, वो किसके बराबर होगा भाई, डेल कब निकालते हैं, जब निरपेक्ष त्रुटि कोई कहते हैं भैया डेल ए, डेल बी, डेल सी, ये सब निरपेक्ष त्रुटि थी। तो निरपेक्ष त्रुटि, टोटल निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा, तो इंडिविजुअल का जो निरपेक्ष त्रुटि था उन्हीं का समीशन होगा, ठीक है। जैसे मान लिया 10 डेटा थी, 10 में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, तो फाइनली गड़बड़ कितना आएगा, तो उन 10 के योग के बराबर। पहले डेटा में कुछ बिंदु की गड़बड़ी, दूसरे में कुछ की, तीसरे में कुछ की, है ना। जैसे हमने अभी एक नंबर लेकर के कवर अप किया भाई, ठीक है, हमने अभी एक नंबर लिया था ना 26 और 30,
ठीक, 2 और 1 का गड़बड़ी था तो फाइनल में कितने का आ रहा था, फाइनल में 3 की गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, अगर हम वहीं से ही एक नंबर ले लेते हैं यहां पे, फिर से मान लीजिए 20 प्लस माइनस ऑफ 2 और यहां पे ले लेते हो 30 प्लस माइनस ऑफ 3, तो भाई दोनों में निरपेक्ष त्रुटि इसमें 2 की है, इसमें 3 की, तो z में निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी, मतलब डेल z का मान कितना आएगा, ये आएगा 5, इन दोनों का समिशन। सिंपल है। चलिए, तो आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आई है। एक काम करते हैं कि हम जरा ले लेते हैं एक क्वेश्चन और इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो देखिए यहां पे कह रहे किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों के तापमान T1 और T2 यहां पर दिए गए। मतलब हमको क्या दे दिया गया, हमको T1 गिवन है भाई 20 डिग्री प्लस माइनस ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है भाई, तो ये गिवन है 50 डिग्री प्लस माइनस ऑफ 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये 2 अलग अलग पिंड है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं, एक है A, इसका तापमान है T1, और एक है पिंड B, इसका तापमान है T2। अब कह रहे हैं इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई हुई त्रुटियां परिकलित कीजिए। तो तापांतर का मतलब और त्रुटियों का मतलब, तो देखिए ये हमारा ताप है और इस ताप में ये होने वाली क्या है, हमारी त्रुटि। ये मेरा ताप है और इसमें ये क्या है, त्रुटि है। मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस में इस त्रुटि के साथ में अगर मैं बात कर लूं तो ये जो नंबर हो जाएगा, ये जो नंबर हो जाएगा भाई, वो ये T1 था हमारा A के लिए, ये T2 था हमारे B के लिए। ये नंबर कितना होगा, 20 में 0.5 को ऐड कीजिए और 0.5 माइनस, तो कितना हो जाएगा भैया, तो 19.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका मान वेरी कर सकता है। वैसे ही T2 का मान कहां से कहां तक वेरी करेगा, 50 में से 0.6 माइनस कीजिए तो मतलब 49 ठीक है ना, ये 49.4 से लेकर के ये वेरी कर जाएगा हमारा कहां तक भाई, ये 50.6 तक। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या मिला मुझे भाई, ये मिला है मुझे 49.4 डिग्री सेल्सियस से 50.6 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतने की वेरिएशन आनी है। इतने की क्या आ रही है भाई, वेरिएशन आनी है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इसमें आप तापांतर ज्ञात कीजिए और त्रुटि परिकलित कीजिए। तो पहले तो तापांतर ज्ञात करते हैं। तापांतर क्या निकलेगा भाई, तो तापांतर ये होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जो बड़े में से छोटे को माइनस कर दे रहे हो सिंपली, T2 माइनस T1 ताप में अंतर, तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का कितना भाई 0.6, और माइनस है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ऑफ 0.5 डिग्री, ये नंबर्स है। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर रहा हूं मैं अगर, तो मुझे कितना मिलेगा, इस 50 में से 20 जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस अब 0.6 था और यहां पे 0.5 था, तो 0.6 में से इस 0.5 को खत्म करें तो कितना बचेगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे मिल जाएगा फाइनली टेम्परेचर। दोनों में ज्ञात करना था तापांतर, तो तापांतर कितना मिला 30 डिग्री सेल्सियस, और मुझे एरर कितना मिला, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है यहां पे त्रुटि डेल टी की बात करूं तो ये कितना है प्लस माइनस ऑफ 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये डेल टी निकल गया ना भाई, ये इतने की त्रुटि है इसमें 0.1 डिग्री सेल्सियस की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक प्लस करके भी बता दिया, यहां पर एक माइनस करके भी समझा दिया। दोनों के तहत आप समझ चुके हैं कि भाई जो भी एरर आता है वो एरर दोनों के इंडिविजुअल में जितनी एरर्स आ रही हैं उनके कारण ही आता है। मतलब अगर T1 की बात करूं तो T1 में ये जो नंबर दिख रहा है ये इसका क्या है भाई, तो ये इसका निरपेक्ष त्रुटि है, इसमें ये 0.6 इसका निरपेक्ष त्रुटि है। इन दोनों का अंतर करना था तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वहां से मुझे निरपेक्ष त्रुटि मिला। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुकी है बात। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या बात करूं तो अगले पार्ट की तरफ। अगला जो पार्ट है भाई हमारा क्या, गुणनफल में होने वाली त्रुटि। इसके लिए भी हम करेंगे एक क्वेश्चन जहां पर डिस्कस करेंगे, इसके जो फॉर्म्स आएंगे उसको अप्लाई करेंगे। गुणनफल त्रुटि का मतलब है कि जब कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसमें अगर कहीं पे कोई एरर आ गई, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आने वाली एरर, तो भाई मल्टीप्लिकेशन में आने वाली एरर के लिए क्या करें, तो फिर से मैं बोलूं तो हमारे पास में वो दो वैल्यूज हैं, कौन सी,
एक ए प्लस माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी और सॉरी ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए और बी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। ये दो है, दोनों में हमारे पास एरर्स हैं क्या भाई, एक में डेल ए और एक में डेल बी। तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होता है भाई z इक्वल्स टू क्या, a इंटू बी, गुणा दोनों का। तो चलिए काम करते हैं, हम जरा लिखना शुरू करते हैं। तो जो गुणनफल में एरर आएगा वो आएगा कितना भाई, दोनों के इंडिविजुअल के कारण ही, तो डेल z, तो z प्लस डेल z क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, a प्लस माइनस ऑफ डेल a, b प्लस माइनस ऑफ डेल b। अब अगर हम दोनों का गुणा करते हैं तो सबसे पहले a से b में गुणा करें तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा ये ab। फिर इसी प्रकार से मैं अगर आगे गुणा को बढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, तो मैं अब करता हूं इसी का मान का डेल a का b से गुणा। तो डेल a का b से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह जो है प्लस माइनस का वही प्लस माइनस रह जाएगा, बट b डेल a हो जाएगा। क्या मिलेगा, b डेल a। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब आगे की तरफ देखिए, तो प्लस माइनस ऑफ a डेल b, अब इसके साथ करेंगे तो a डेल b, एंड फाइनली इन दोनों का तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस ऑफ डेल a इंटू डेल b। ठीक है भाई, जैसे आपने किया होगा ना x प्लस वाई और इधर मान लीजिए c प्लस डी, तो इन दोनों का गुणा जैसे करता है बिल्कुल नॉर्मली उसी तरीके से गुणा करना, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अब करें क्या, तो अब एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि यहां पर ये जो ए बी है इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं, अगली एक लाइन लिखता हूं, z प्लस डेल z इज इक्वल्स टू, इस ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं z। क्यों, क्योंकि z इक्वल्स टू a डॉट बी होता है। यहां मुझे मिल रहा है b प्लस माइनस ऑफ b डेल a, फिर आगे प्लस माइनस ऑफ a डेल b, फिर आगे प्लस माइनस ऑफ डेल a इंटू डेल b। अब अगर मैं दोनों तरफ से देखूं, दोनों तरफ क्या कर दे भाई, तो दोनों तरफ अगर मैं z का विभाजन कर दूं, मतलब z से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। अब से पहले हम क्या कर रहे थे, हम अब से पहले कर रहे थे भैया वो z के लिए, तो भाई दोनों तरफ z से क्या करें, दोनों तरफ कर दिया विभाजन, विभाजन के फलस्वरूप क्या मिलेगा, इसको विभाजित कीजिए, 1 प्लस माइनस ऑफ, यहां पे 1 प्लस माइनस ऑफ, मैं जरा लिख देता हूं, दोनों तरफ विभाजन, यहां भी z आ जाएगा, यहां भी z, यहां भी z, यहां भी z, यहां पर भी z और यहां पर भी z। ये पूरे z से z क्या हो जाएगा 1, ये भी z से z कट के क्या हो जाएगा 1। तो मतलब क्या मिला, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल z अपॉन z, डेल z अपॉन z इक्वल्स टू, ये भी कट के क्या हो चुका है 1, तो 1 प्लस माइनस ऑफ क्या लिखे भाई, तो ये हो जाएगा डेल a अपॉन z, मतलब डेल a अपॉन, अगर हम इसको लिख लें तो भैया एक और लाइन में आगे बढ़ा दूं, यहां पर देखिए इस लाइन को, तो डेल z अपॉन z बराबर डेल b प्लस माइनस क्या है भाई, डेल b डेल a अपॉन में इस z को रखिए, इस z को रखेंगे तो क्या मिलेगा a b, इस z को रखिए, z इक्वल्स टू क्या है a डॉट b। तो यहां पर मुझे b से b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ऑफ, इस नंबर को लिखता हूं, तो a डेल b, ये नंबर a डेल b अपॉन में z मतलब क्या, फिर से भाई a b, तो यहां पर कौन कट गया भाई, तो a से a कैंसिल, प्लस माइनस ऑफ, अगर मैं यहां पर रखूं तो मुझे यहां पर मिल जाएगा डेल a डॉट डेल b अपॉन में a b। करते हैं हम इसकी भी बात, ठीक है, इसकी भी बात हम करेंगे। ये बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, डेल a इंटू डेल b, दो छोटे नंबर्स का गुणनफल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूं भाई 0.2 इंटू 0.3 कीजिए, तो 3 दूनी 6, एक और दो नंबर्स के बाद जीरो, जीरो के बाद एक, दो के बाद क्या लगा दशमलव, एक दो डिजिट के बाद दशमलव लगना है ना, तो 2 डिजिट के बाद लगाइए। आप देखिए ये 0.2 छोटी वैल्यू नहीं थी, 0.3 उतनी छोटी वैल्यू नहीं थी जितनी कि 0.06 है, तो मतलब इसका गुणनफल और छोटा हो गया। तो जब ऐसे गुणनफल आते हैं तो इनको क्या मान लेते हैं कि भैया ये नगण्य हो गए, नेग्लिजिबल। तो अब देखिए, अब इस लाइन के बाद तो क्या मिलेगा भाई, मुझे मिल जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल z अपॉन z, 1, अब ये 1 से 1 को भी खत्म कर दीजिए, कैंसिल, क्या बचा है डेल a अपॉन a, डेल a अपॉन a प्लस माइनस ऑफ डेल b अपॉन b, डेल b अपॉन b
प्लस माइनस ऑफ, सेम टू सेम चल रहा है, डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, इन दोनों को लिखे तो डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, है ना, प्रोडक्ट में सेम चल जाएंगे। अब हम कहते हैं कि भैया डेल ए और डेल बी बहुत छोटे हैं, तो इनके गुणनफल को हम उपेक्षणीय मान सकते हैं, बहुत छोटा है, गुणा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या भैया, जीरो हो जाए। क्या कहते हैं इसको, कि ये जीरो हो जाए। अब अगर ये जीरो हो गया तो अब देखिए अगली लाइन में क्या मिल रहा मुझे, जब मैंने उस टर्म को जीरो कर दिया तो मुझे मिल जाएगा अब क्या, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। भाई यही नंबर्स बचा ना, डेल ए अपॉन डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये देखिए यहां पर जो नंबर बचा है, इस नंबर के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये नंबर्स आए, ये फाइनली ये नंबर आया हुआ है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो डेल जेड अपॉन जेड, मैं लिख लूं डेल जेड अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बचा, प्लस माइनस ऑफ, तो डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन में बी, ये नंबर पूरा गायब हो चुका है। और ये डेल जेड अपॉन जेड को भी देखेंगे तो प्लस माइनस ऑफ डेल जेड अपॉन, तो ये प्लस माइनस वाला पूरा प्लस माइनस कॉमन लेके खत्म, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। सब में से प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा ना, तो फाइनल रिजल्ट यही बचेगा। तो ये होता है क्या भैया, अगर किसी के गुणा करते समय त्रुटि आ गई है तो उसको इस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। मतलब ये कि जब दो राशियों का गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिमाण में अपेक्षित त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों में अपेक्षित त्रुटियों का योग होता है। ये डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी क्या है, ये अपेक्षित त्रुटि थी। तो अपेक्षित त्रुटि जो होती है, इंडिविजुअल के अपेक्षित त्रुटियों का अगर योग निकालेंगे तो कुल त्रुटि का, जो कुल गुणा या भाग करने में त्रुटि आई है, उसके बराबर निकलेगा। ये क्या है भाई, ए का इंडिविजुअल का अपेक्षित त्रुटि, बी इंडिविजुअल का अपेक्षित त्रुटि, तो ये जेड मतलब टोटल के अपेक्षित त्रुटि के लिए इन दोनों इंडिविजुअल्स का सम किया है, जोड़ा है। ठीक है ना, अपेक्षित त्रुटि क्या होती है भाई, डेल ए अपॉन ए। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। हम बढ़ते हैं आगे, जरा भागफल की बात करते हैं, और भागफल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। भागफल मतलब क्या भाई, तो वही नंबर से अब क्या लिखूंगा मैं, z इक्वल्स टू ए अपॉन बी। भाई डिवाइड कर रहा हूं ना, तो ए अपॉन बी, प्लस किया था तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा था, माइनस किया था तो ए माइनस बी लिखा था, गुणा किया था तो ए इंटू बी लिखा था। भाग करेंगे तो ए अपॉन बी लिखेंगे, क्या होगा भाई, तो z प्लस माइनस ऑफ डेल जेड, ए अपॉन बी मतलब ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। क्या करूं मैं, तो मैंने उठाया और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, किसको, ऊपर से ए नीचे से बी। ए को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए, बी को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन बी। कैसे भाई, यहां पर ए था तो बाहर आ गया, 1 बचा, यहां नहीं था तो इसको भाग दे दिया, जहां नहीं होता वहां क्या कहते भाई, भाग देते। आप गुणा कीजिए ना, इसको इसमें गुणा कीजिए तो ए, इसको इसमें गुणा कीजिए तो ये ए से कट जाए, क्या बचेगा, डेल ए। तो भैया ये भी कॉमन निकालने का एक तरीका है। ठीक है, अभी इस क्लास में आप आ गए हैं तो अब तो आपको आदत बन जाएगी। मैं एक बार फिर से इसको दिखाता हूं, ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए है आपके पास, इसमें से आपको कॉमन करना है ए, कर लीजिए। यहां कुछ ए है तो 1 बचा, प्लस माइनस ऑफ, यहां नहीं है ना अपॉन में, यहां ए नहीं है तो डेल ए अपॉन ए लिख दीजिए, क्योंकि जब मैं इसको गुणा करूंगा तो गुणा कीजिए यहां पर, तो ए बचा, प्लस माइनस ऑफ, इसका इसमें गुणा होगा तो ए गुणे डेल ए अपॉन में ए, ये कट गया, क्या बचा, ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए। आई होप आपको यह बात क्लियर है कि इस तरीके से हम यहां पे कॉमन निकालते हैं। वैसे यहां से b निकाला तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन बी, क्योंकि यहां पर b नहीं है तो क्या करेंगे भाई, विभाजित कर दीजिए उससे। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है कॉमन निकालना तो एक काम करिए, आप तो ऐसा समझिए कि मैं बोल रहा हूं a प्लस माइनस ऑफ डेल ए को a से विभाजित कर दीजिए, ये पूरे इक्वेशन को, और b प्लस माइनस ऑफ डेल बी को b से विभाजित कर दीजिए। अब भाई किसी चीज से विभाजन करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे गुणा कर दे रहा हूं, यहीं पे करता हूं मैं। सी, इसको विभाजित कर रहा हूं तो यहां पे साथ में गुणा भी, इसको विभाजित कर रहा हूं तो यहां पे साथ में गुणा भी, क्योंकि भैया सिर्फ और सिर्फ विभाजन नहीं किया जा सकता, आपको जितने से आप उसको विभाजित करेंगे उतने से ही गुणा भी करना पड़ेगा। तो अब इसको करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी भाई,
इसका बी से, इसका ए से, तो ए के अपॉन में ए जाएगा, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां डेल ए अपॉन ए बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको जैसे समझ में आया तो कॉमन वाला, नहीं तो आप क्या करें भाई, ऊपर नीचे इसमें ए और ए का गुणा और भाग कर दीजिए। चलिए, तो क्या बना भाई मुझे, तो मुझे यहां पे बना ए अपॉन बी, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 1 अपॉन एक्स लिखी हो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाती है, -1। तो यहां पे ये देखिए, ये बी 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन बी नीचे था ना बटे के, इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा, हमने बीमीय सूत्र में खूब किया, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन में बी की पावर -1। ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो इसकी पावर को जब हम -1 कर देंगे, इसकी पावर को -1, तो दोनों प्रोडक्ट में लिख सकता हूं ना, a अपॉन बी 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन बी की पावर -1। अब भाई क्या करूं मैं, तो अब दोनों तरफ जेड से भाग दे देता हूं, किधर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ अगर जेड से भाग दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, तो मुझे मिलेगा कि भाई ये जेड से जेड कैंसिल होकर 1 हो गया, डेल जेड के बदले में डेल जेड अपॉन जेड आ गया। चूंकि ये जो यहां पे a अपॉन बी लिखा था उसको मैंने क्या लिख चुका हूं, यहां पे लिख चुका हूं जेड। क्यों भाई, क्योंकि ये a अपॉन बी जेड होता है। तो यहां पर ये 1 बन गया, ये भी, ये डेल a अपॉन ए बचा, ठीक है। और यहां पे अब अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 इंटू 1 1, डेल a से अगर इसमें करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के गुणनफल से मुझे मिल जाएगा माइनस प्लस ऑफ डेल बी अपॉन बी, और फाइनली प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आपको सिखा दूं यहां पर, तो भाई एक फॉर्म है 1 प्लस एक्स की पावर अगर में n हो, और यहां पर जो x है वो छोटा हो किससे भाई, 1 से, ध्यान रखेंगे, 1 से क्या हो भाई, x छोटा हो, और यहां पावर n हो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखते हैं हम 1 प्लस ऑफ nx। अगर ऐसे ही आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n हो, और यही कंडीशन कि x जो है वो छोटा हो 1 से, तो आपको यही फॉर्म मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n बराबर 1 माइनस ऑफ nx। मतलब पावर को उठा के इसके साथ में गुणा कर दिया जाता है। यहां पे देखिए, मैं इसमें सिखाऊं आपको, तो भाई ये 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन में बी लिखा हुआ है, पावर में क्या है, -1। तो भाई जब ये -1 है, मुझे एक बात बताइए, ये डेल बी कितना होगा भाई, ये लिटिल चेंज है ना, छोटा सा चेंज है ना, ये छोटी सी त्रुटि है ना, तो छोटी सी त्रुटि अपॉन में पूर्ण नंबर रखेंगे तो भाई ये विभाजित होकर ये हमेशा देखिए डेल बी अपॉन में बी हमेशा ही 1 से छोटा आएगा। अगर ये छोटा आ रहा है तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 1। ये प्लस माइनस में, ये -1 का गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस ऑफ डेल बी अपॉन में बी, 1 प्लस माइनस ऑफ, अब क्या होगा, माइनस प्लस ऑफ माइनस, और माइनस माइनस ऑफ प्लस डेल बी अपॉन में बी। मतलब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म देखिए यहां पर क्या हो गया, बदल गया, ये क्या बना, 1 माइनस प्लस ऑफ डेल बी अपॉन बी, यही रिजल्ट आया यहां पर। ये रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है, इसके कारण ये रिजल्ट मेरे को मिला। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये गुणनफल आएगा, और फिर मैं वही कहूंगा कि ये डेल ए इंटू डेल बी ये बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, नगण्य। ये डेल ए और डेल बी जो है ये कैसे है, बहुत छोटे, इन दोनों का मैं अगर गुणा करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, नगण्य का मतलब क्या, 0 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, बच्चा क्या, तो ये 1 से 1 कट गया, बच्चा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस ऑफ डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पे मुझे मिल गया भाई कि डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए, इन दोनों का जो गुणनफल मुझे मिला ये बहुत छोटा था, तो छोटी मात्रा में तथा इनका उत्पाद शब्द की उपेक्षा की जा सकती है, मतलब इनका दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा उनकी उपेक्षा यानी नगण्य माना जा सकता है। तो जेड में अधिकतम ए बी भिन्नता
भिन्नात्मक त्रुटि होगी। इसमें कितना होगा भाई, ए भी भिन्नात्मक त्रुटि, मतलब क्या, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। यही चीज हमको देखने को मिली थी किसमें भाई, गुणनफल में भी, कि इनके इंडिविजुअल का जो आपेक्षिक है ना, ये क्या है, आपेक्षिक त्रुटि इंडिविजुअल का जो मिलेगा वही होल का भी मिलेगा। मतलब कुल त्रुटि इसके इंडिविजुअल के आपेक्षिक त्रुटियों का सम होगा, इनका योगफल होगा। ठीक है, चलिए, तो भागफल त्रुटि भी यहां से हमें समझ में आ जाती है। हम बात करते हैं जरा कि यहां पर हमारे पास दिया गया है एक प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, जहां पर V का मान और I का मान दिया गया। ठीक है, इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, मुझे अगर इसमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि की अगर बात की जाए तो देखिए R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, जहां पर मुझे V का मान दिया गया 100 प्लस माइनस ऑफ 5 वोल्ट, और I का जो मान दिया गया वो दिया गया 10 प्लस माइनस ऑफ 0.2, ठीक है, एम्पियर। मतलब एक बात समझ में आती है, अगर इन दोनों को अगर डिस्कस करें तो ये दोनों में एक चीज देखिए भाई, कभी भी कहीं पर भी कोई नंबर लिखा होता है तो यही होता है Z प्लस माइनस ऑफ डेल Z प्रतिशत। यही इसी प्रकार से हम शो करते हैं। जब यहां पर गिवन है प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो ये डेल Z प्रतिशत। अब भाई दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों में हमने क्या देखा कि दोनों की जो अपेक्षिक त्रुटियां इनका सम्मिशन होना चाहिए, है क्या डिवीजन। लेकिन जो हमने देखा, हमने क्या देखा भाई, तो हमने देखा इनके अपेक्षिक त्रुटियां जो होती हैं वो अपेक्षिक त्रुटियों का सम्मिशन। तो अपेक्षिक त्रुटि इसमें 5 और इसमें कितना 0.2, ठीक है ना। तो मतलब अगर इसको एम्पियर में देख रहे हैं और इसको वोल्ट में देख रहे हैं, यानी ये 2% और ये कितना 5%, यानी यहां पर टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई, तो 7%। कितने का एरर है इसमें, इसमें 7% का एरर है। टोटल जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी उसमें कितने प्रतिशत, 7% का एरर होगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और डिस्कस करते हैं हम कि कोई मापित राशि, मतलब किसी का मापन किया, मापने के बाद उसके घातों में अंतर आ गया, मतलब मापित राशि के घातों के प्रकरण में त्रुटि, कोई घात लिख रहे उसमें त्रुटि आ गया। तो चलिए मानते हैं कि एक नंबर है z इक्वल्स टू a टू द पावर n, z इक्वल्स टू कितना, a की पावर में n। तो यहां पर मुझे इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि यह नंबर है, तो z प्लस माइनस ऑफ डेल z में a प्लस माइनस ऑफ डेल a टू द पावर n, यही लिखूंगा ना, a में यही त्रुटि चलेगी, n पावर में था तो n चल रहा। अब क्या होता है भाई, तो ये जो अभी मैंने आपको फॉर्म सिखाया ये कब होता है, जब x लेस देन 1। क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स। ये जो पावर है नीचे उतर जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, nx बन जाता है। तो क्या मिला मुझे कि भैया x अगर 1 से छोटा हो तो ये फॉर्म अप्लाई होगा। यहां पर मुझे पता है डेल a बहुत छोटी वैल्यू है, a बहुत बड़ी होगी। जैसे अभी देखा आपने, क्या मिला था भाई मुझे, मैं अगर एक बात कहूं कि मुझे कहीं पर मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए 20 प्लस माइनस ऑफ 0.3, ऐसा ही नंबर आता है ना जनरली। तो 0.3 अपॉन में यहां पे क्या करने को बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 20 करिए, तो भैया ये जो नंबर आएगा ये 1 से छोटा ही तो आएगा। ये हमेशा ही कैसा होगा, ये छोटा ही होगा भाई। ये 0.3 इंडिविजुअली 1 से छोटा है, तो जब ये 1 से छोटा है तो ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। क्या लिखूंगा मैं, तो मैं अगर इन दोनों को काम करना चाहूं तो सबसे पहले तो ये करता हूं कि इसमें से a को कॉमन करता हूं। a को अगर इसमें से कॉमन करेंगे, मैं अलग से आपको करके दिखाऊं, तो भैया देखिए a को कॉमन करने का मतलब सिंपली ये है कि a अकेला नहीं आएगा, इसके पावर n पावर है, तो a टू द पावर n आएगा बाहर। यहां बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ, यहां क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर बनेगा डेल a अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, यही नंबर आया देखिए, a टू द पावर n प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a, यही नंबर आएगा। ठीक है ना, क्यों भैया n आया इसके साथ में, क्योंकि ये पावर इसके साथ में निकल जाएगा बाहर, 1 बचा हुआ। गुणा करूंगा तो सेम आ जाएगा ना, जब गुणा करूंगा इसका तो ये सेम नंबर आ जाएगा, इसीलिए इस तरीके से कॉमन निकलता भाई। अब करते हैं हम बात,
तो यहां पर मुझे देखने को मिला कि a टू द पावर n को कॉमन कर लिया, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a टू द पावर n। अब क्या करूं मैं, तो ये a टू द पावर n ही है भैया z। हर बार तो यही कर रहे हैं ना, आपने देखा सभी रूल्स में क्या कर रहे हैं, पहले वाला जो टर्म होता है उसको z में कन्वर्ट करते ही करते हैं, और जब इसको z में कन्वर्ट कर लिया तो यहां बचा 1 प्लस माइनस ऑफ ये n जो होता है ये कहां उतर जाएगा, ये इसके साथ में, ये देखिए पावर जो होता है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n टाइम ऑफ डेल a अपॉन a, n टाइम्स ऑफ डेल a अपॉन a। अच्छा, जब ये मिल गया तो मैं दोनों नंबर्स को, यहां पे ये भी चल रहा है ना, z प्लस डेल z प्लस माइनस ऑफ z प्लस माइनस ऑफ डेल z, ये दोनों नंबर चला, दोनों तरफ z का भाग दे दीजिए, तो ये वाला z और ये वाला z भाग देने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल z अपॉन z इक्वल्स टू, ये जो z था ये भी 1 बच गया, अंदर क्या बचेगा भाई, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ n डेल a अपॉन a। भाई ये z गुणा में था, ये कटेगा तो 1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोई अंतर यहां पे नहीं पड़ेगा। अब क्या करूं भाई, तो अब देखिए 1 से 1 दोनों क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, मतलब डेल z इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल a अपॉन a। क्या मिला, डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल a अपॉन a। यह अपेक्षिक त्रुटि थी ना, अपेक्षिक त्रुटि जो टोटल में आएगी वो इंडिविजुअल में अपेक्षिक त्रुटि का जिस पावर की गलती हुई थी उस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। n की गड़बड़ी थी, n को क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किसमें, उसके अपेक्षिक त्रुटि में। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जो मापित राशि है उसके घातों में अगर कुछ गड़बड़ी आई है तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप कि आपको यह पोर्शन भी समझ में आया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके साथ में और डिस्कस करते हैं कि इसके जो नियम थे वो क्या कहते हैं, और हम इसमें प्रतिशत त्रुटि की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, नियम यह कहता है किसी भी भौतिक राशि पर n घात चढ़ाई गई है कि अपेक्षिक त्रुटि उस व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत राशि की अपेक्षा त्रुटि की n गुनी होती है। क्या है मतलब भाई, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये जो राशि है, जो भिन्नात्मक राशि है, उसका ये कितना है, n गुना है। कितना है भाई, n गुना, n टाइम्स है, ठीक है। चलिए आगे देखी जाए तो सामान्य नियम यह होगा, एक जनरल नियम की बात करूं, अगर मान लीजिए कहीं पे z की पावर में z इक्वल्स टू a की पावर b की पावर q और c की पावर r दिया हो, तो z में अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती, मतलब z कितनी गलती कर सकता भाई, तो z में जो गलती होगी, क्या बोला था इसमें कि जो पावर होती है ना उसके अपेक्षिक त्रुटि के सामने लगा दीजिए। तो भैया देखिए, डेल z अपॉन z जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, p को बाहर लगा दिया, और a का अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, डेल a अपॉन a, q को सामने लगा दिया, b का अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, डेल b अपॉन b। और ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पर अपॉन में क्या था भाई, अपॉन में यहां पर था c टू द पावर r। तो अगर ये c टू द पावर r की बात करें तो यहां पर ये जो फाइनल रिलेशन बन जाएगा, ये भाई फाइनल रिलेशन, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है भाई, ये जो फाइनल रिलेशन बनेगा ये कितना बनेगा, माइनस ऑफ आर डेल सी अपॉन सी। आप कहेंगे माइनस क्यों लगा दिया, तो ये देखिए z इक्वल्स टू क्या दिया है भाई, a टू द पावर b टू द पावर q अपॉन में c टू द पावर r। इसको मैं फर्दर लिखूं तो क्या लिखूंगा, a टू द पावर b टू द पावर q और c टू द पावर माइनस r। ये नीचे वाला ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होके, तो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ r। तो जब इसको उतारूंगा, इसका पावर को उतारूंगा तो p इसका पावर उतर जाएगा और डेल a अपॉन a बनेगा, प्लस इसका क्या उतरेगा q, तो डेल b अपॉन में b बनेगा, इसका उतरेगा तो माइनस ऑफ r उतरेगा ना, डेल c अपॉन c। पावर उतर जाता है और उसके साथ में जो उसकी अपेक्षिक त्रुटि होती है वो मल्टीप्लाई करके चलती है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है भाई, तो प्रतिशत त्रुटि, अगर मैं बात करता हूं प्रतिशत त्रुटि की, तो प्रतिशत त्रुटि हमेशा होती है अपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। अपेक्षिक त्रुटि में भी आपको क्या करना भाई, 100% का मल्टीप्लाई, मतलब 100 का गुणा कर दीजिए
और फाइनली वो आ जाएगा परसेंटेज में वैल्यू। तो क्या कर दे भाई, यहां पर देखिए मेरे को जो मिला था ये अपेक्षित त्रुटि थी मेरी, इसमें मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपेक्षित त्रुटि थी मेरी, इसमें मैंने 100 का, इसमें 100 का, इसमें भी 100 का। ठीक है, तो इन सभी में 100 का मल्टीप्लाई किया और फाइनली ये मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया क्या, प्रतिशत त्रुटि को, परसेंटेज एरर था उसको हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आया कैसे, आखिर ऐसा क्यों कर दे रहा भाई, ये पावर वाले को n में क्यों मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। तो इसके बाद आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या है भाई, तो अवकलन का उपयोग करके सामान्य नियम का व्यंजक ज्ञात करा जा सकता है। कैसे, z इक्वल्स टू कितना है, a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r, ये है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग। तो अब आपको ध्यान में आएगा भैया ये लॉग क्या होता है। तो लॉग को जो हमने फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जो क्लास हमने कवर करी थी, जो सेशन वहां पे हमने डिस्कस किया था, स्टिल मैं यहां पे एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं कि देखिए लॉग जो है, इसके कुछ रूल्स की चर्चा कर लेता हूं। लॉग बेसिकली क्या है, हमने उसकी बात कर रखी है। लॉग हमेशा ही होता है, अगर लॉग m की पावर n लिखा है तो इसका मतलब लिख सकते हैं लॉग n log m। क्या लिख सकते हैं भाई, पावर इसके सामने लग जाती है और सिंपली लिखा जाता है n log m, पावर नीचे उतर जाती है। ठीक है, हमेशा क्या होता है भाई, पावर नीचे उतर जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करते हैं कि कहीं पर, ठीक है, ऐसा log m इंटू log m इंटू n, तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ऐसे ही कहीं पे आ रहा हो log m अपॉन में n, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log ऑफ n। इसी तरीके से जो हमने अभी बात करी थी कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए आपके पास में, इसी नंबर को मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया a की पावर p, अगर मैं यहां पे log लगा देता हूं तो मैंने अभी क्या बताया, p log a लिख सकता हूं मैं इसको। क्या लिख सकता हूं, p log a। ठीक, इसी क्रम में मैं अगर लिखता हूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका भाई, log x बोल देता हूं, चलो log x का अपॉन में dx। तो सबसे पहले तो इस log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, और इसके बाद इसको y लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई ये 1 अपॉन x log का हो गया। अब x का क्या होगा, तो x का तो भाई dx अपॉन dy एज इट इज रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। या x लिखता तो वो 1 हो जाता, तो वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने डिफरेंशियल टर्म सेम रख दी। y लिखा तो क्या बचा, dx अपॉन dy, और इस log का डिफरेंशिएशन है ये 1 अपॉन x। इस log का अवकलन है कितना, 1 अपॉन x। तो आइए चलिए हम बात करें जरा। तो यहां पर मेरे पास z इज इक्वल टू a टू द पावर b, a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r है। तो भैया ये पावर्स को कैसे रिजॉल्व करूं, तो इन पावर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या ले लिया, हमने कह दिया दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ log लेने पर क्या होगा भाई, तो देखिए log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ, ये पूरे टर्म्स आएंगे आपके पास a टू द पावर p, b टू द पावर q अपॉन में c टू द पावर r। मैंने अभी आपको सिखाया कि भैया अगर कोई चीज यहां गुणा में होती है तो उसको प्लस में लिखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, log a टू द पावर p प्लस log b टू द पावर q माइनस, ये डिवाइड में होगा वो माइनस में, माइनस log c टू द पावर r। अब क्या करें भाई, तो मैंने अभी सिखाया कि पावर जो होती है वो सामने आ जाती है। तो इसके बाद की लाइन देखिए, log z, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, log z ऐसे ही चलेगा। p जो है ये सामने आ गया तो p log a, q जो है ये सामने आ जाएगा तो q log b, माइनस ये r जो है सामने आ जाएगा तो r log c, मतलब p log a प्लस q log b माइनस r log c। अब दोनों तरफ क्या ले लें भाई, तो दोनों तरफ ले लेते हैं हम डिफरेंशिएशन। हमने ये तो कहा था, इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखिए, log z का अगर मैं करूं तो log का तो 1 अपॉन z हो जाएगा, लेकिन z का कितना बचेगा, तो dz रह जाएगा। सिमिलरली
P जो है, अच्छा एक और चीज समझा दूं, जैसे P log Z का मैं log A का मैं अलग से कर देता हूं। यहां डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे इसका, तो देखिए P जो है ये कांस्टेंट टर्म है, P का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन का जो होता है वो बाहर एज इट इज रह जाती है, तो P यहीं कहीं रह गया, इनटू लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन में A, भाई जो यहां फैक्टर होता है वो नीचे आ जाता है, log x था तो 1 अपॉन x, A है तो 1 अपॉन A, इनटू A का करूंगा तो ये DA ऐसे कैसा बचा रह जाएगा, A का करूंगा तो क्या होगा, DA बचा रह जाएगा, क्या बना P अपॉन, ऐसे को लिखे P DA अपॉन A, यही टर्म्स चल रहा भाई। देखिए यहां पे dz अपॉन z, यहां पर P एज इट इज रह गया, log A का कितना हो जाएगा, log का 1 अपॉन A और A का DA, प्लस Q dB अपॉन B, माइनस था तो माइनस छोड़ा, R DC अपॉन C, ठीक है ना, ये फॉर्म दिख रहा है, यहां पे 1 अपॉन A DA था, 1 अपॉन B DB आ जाएगा, 1 अपॉन C DC आ जाएगा, सेम चल रहा है। अब क्या करूं भाई, तो मैं अगर दोनों तरफ भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखना चाहूं, तो भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने के लिए ये जो D चल रहा है ना, ये जो डिफरेंशिएशन का ये DA लिख रहे हैं, ये सेम है भाई डेल A के, ये भी छोटा सा चेंज है, ये भी छोटा सा चेंज है, ये DA लिखिए या डेल A लिखिए, बात बराबर है भाई, ठीक है, मतलब कहीं पे आपको ये चीज मिले ये मिले, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो जहां जहां D लिखा था उन सबको डेल 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 में बदल दिया, लेकिन जैसे इसको डेल में बदला, ये प्लस माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, और ये आखिरी वाले को क्या करें भाई, तो ये जो है ये आखिरी वाला जो आएगा ये हमारा ये माइनस प्लस ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ R डेल C अपॉन C, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में ये फाइनली इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, यही रिजल्ट हमारा आया था, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्म आ गया भाई कि Z इज इक्वल्स टू A टू द पावर 4, B की पावर कितनी है भाई, तो 1 अपॉन 3 अपॉन में C D की पावर 3 अपॉन 2 हो, तो Z का आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं भाई, इसके अंदर में हमने अभी जस्ट देखा कि अगर हमारे पास हो Z इक्वल्स टू A टू द पावर P B टू द पावर Q अपॉन C टू द पावर R, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, तो भाई पावर यहीं आ जाता है ना, पावर सामने आ जाता है P डेल A अपॉन A प्लस Q डेल B अपॉन में B और प्लस R डेल C अपॉन में C। अच्छा अपन ने जैसे डिस्कस किया था, यहां पे हमने नेगेटिव साइन भी लिया था, तो भैया जो डेल C आता है वो अपनी वैल्यू लेकर के आ जाएगा, तो वो वापस से जो नेगेटिव हमने पुट किया था वो नेगेटिव भी हो जाएगा, मतलब यहां पर जो ये है ये पॉजिटिव भी रहेगा, जब ये नंबर लेकर के आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट भी हो जाएगा। चलिए तो क्या कर दूं भाई, अब यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखिए, तो ये दिख रहा है A टू द पावर 4 B टू द पावर 1 अपॉन 3 अपॉन C D की पावर 3 अपॉन 2। करना शुरू करें इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली, तो पावर को क्या करना है, नीचे उतारना है, तो 4 डेल A अपॉन A प्लस 1 अपॉन 3 डेल B अपॉन B प्लस C के लिए अगर करूं तो C की पावर कितनी है भाई, R जो लिखा होता है R की जगह पे कुछ नहीं है तो यहां 1 है, तो कुछ नहीं लिखना, यह हो जाएगा डेल C अपॉन C प्लस D गिवन है, तो D का मतलब कितना है 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 डेल D अपॉन में D, हो गया आंसर, ये निकल गई इसकी अपेक्षित त्रुटि। अच्छा अगर इसमें परसेंटेज एरर मांगता तो क्या करते भाई, अगर इसमें परसेंटेज मांगता तो मैं करता, ये प्रतिशत अगर निकालना होता तब, तो मैं करता 4 डेल A अपॉन A, ठीक है, इसका क्या भाई, तो इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 3 डेल B अपॉन में B इंटू 100 प्लस डेल C अपॉन C इंटू 100 प्लस 3 अपॉन 2 डेल D अपॉन D इंटू 100, ये इतना परसेंट में निकलता वैल्यू। अब चूंकि ए बी को ए बी के ही फॉर्म में दिया था, कुछ मान नहीं दिया, अगर दिया होता तो हम पूरा कैलकुलेट कर पाते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई है, आपने सीखा है कि एरर्स के मेजरमेंट में जो गड़बड़ी थी वो तो हमने पहले कवर करी थी,
अगर उस मेजरमेंट के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी आई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, या फिर यह कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मैक्सिमम कितनी एरर आएगी। तो आई होप कि यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई है। कहीं से कहीं तक में इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं। वैसे हमने हर एक सेगमेंट में एग्जांपल्स को कवर किया और वहां से हमने सब कुछ सीख लिया। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं भाई, आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूईटी, स्पोकन इंग्लिश, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की अगर आप प्रिपरेशन करें, जस्ट आप टैप कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट्स यहां देखने को मिल जाते हैं। जैसे सीबीएसई हिंदी मीडियम से है, आपने जैसे क्लिक किया आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है। अपनी क्लास को टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर ओपन हो जाता है, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस, मतलब उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाएगा, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके पास अवेलेबल है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।